कि जब काशीराम जी का देहांत हुआ था, अंतिम संस्कार किया था जो आपने। तो उनके पार्थिव शरीर को गाड़ी से उतारना, अच्छा। वो सब करने का हमें मौका मिला। कि कांसी राम तेरी नेक कमाई, तूने सोई कौम जगाई थी। क्या हम लोग यही नारा लगाता था। स्वागत है तुम्हारा। दो तो लटके हुए हैं, तुम भी लटक जाओ आके। लटकना ही होएगा। ठीक है ठीक है। अभी अभी हम पटना के एक स्टेशन पे उतरे हैं और यहाँ पर पटना का आपको पता ही है, बिहार में है और बिहार में हालात कैसे हैं। ये जब मेरी जॉब लगी थी तब मुझे जो है ना पटना के लिए बोला गया था कि आपको पटना में आपको भेजा जाएगा। और जब मैंने पहली बार अपने घर वालों को बताया कि मैं पटना जा रहा हूँ, उन्होंने बोला हमें नहीं करवानी नौकरी। इतना खौफ था। लेकिन अभी पटना के हालात मुझे लगता है थोड़े बहुत ठीक होंगे, बट अभी भी डेवलपमेंट तो कुछ दिख नहीं रहा है ना, ज़्यादा नहीं है। देखो ये है विशाल। ये वीडियो नीतीश कुमार को भेजना, इसने जो बोला है ना। स्वागत कर रहे हैं बिहार की धरती। The next morning. डायरेक्टर और राइटर जिनका नाम है सुबोध नागदेव जी, स्वागत। भीमा कोरेगांव फिल्म में भी जो है वो आपका नाम लिखा आता है, आप मतलब उसके डायरेक्टर और राइटर हैं। नहीं, इसका सिर्फ मैं इनिशियली डायरेक्ट भी करने वाला था, मैं राइटर डायरेक्टर फिल्म को। हाँ फिल्म को, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव। लेकिन बाद में मैंने डायरेक्शन छोड़ दिया। मैं बोला कि ठीक है, डायरेक्टर करके मैं नहीं काम करूँगा। और राइटर करके मैंने उनको दी थी, रमेश सेठी जी को, जो स्क्रिप्ट दी थी वो बना रहे उसके ऊपर में फिल्म। अभी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन अभी वो तो कुछ उसके ऊपर बोल नहीं सकता हूँ। ये आपका स्टोर है? मेरा स्टोरी आपका है ये सारी की सारी सम्यक की किताबें हैं ज़्यादातर, वही छाप रहे हैं। अधिकतर किताबें सम्यक की है सर, कुछ किताबें गौतम बुक सेंटर की भी है। और यहाँ पर अभी है ना बहुत खास व्यक्ति आए हुए हैं, भंते करुणाशील, और उनके कुछ खास बातें हैं। अच्छा बंदे जी, एक सवाल और था मुझे। अभी वंदना मैडम बता रही थी कि जब काशीराम जी का देहांत हुआ था तो उस समय आप ही थे जो उनका अंतिम संस्कार किया था जो आपने। वो क्या कहानी थी और कैसे आपको वहाँ जाने का मौका मिला? देखिए, कई बार प्रकृति है ना, अपने आप ही दिशा तय करती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम भिक्षु बनेंगे। अच्छा ना कभी हमारी योजना में था। अच्छा। 2 महीने पहले हमारे पास एक पंपलेट मिला कि बनते नागार्जुन सुरेश ससई 3 दिन के लिए नागपुर में चीवर देंगे, श्रामणेर बनाएंगे। तो मन में ख्याल आया कि हम भी चलें। 2-4 कहा तो लोग जुड़ते चले गए और हम 30-35 लोग हो गए। अच्छा। तो सोचा 30-35 लोग हो गए तो वहां जाके क्या करेंगे, ये काम हम यहीं करें। 2 अक्टूबर को हमने कैंप लगाया। लगभग 35 लोगों ने चीवर लिया। 7 दिन का कैंप था वो, और 8 तारीख को चीवर हमारा खत्म हुआ। सभी लोगों ने चीवर उतार दिया, कुछ ने उतार दिया, कुछ उतारने की योजना पे थे। मेरे मन में ख्याल आया कि मैं 1 महीने के लिए चीवर रखूं। 1 महीने के लिए रख? हाँ, मैं 7 दिन की बजाय मैं 1 महीने के लिए रखूं। तो मैंने पूछा भी मैं 1 महीने के लिए रहना चाहता हूँ, मेरे साथ कौन कौन रुकेगा? तो 7 लोग और थे, बोले जी हम भी रुकेंगे। 8 लोग थे, हम टोटल 9 हो गए। बस 8 तारीख का रात को सभी लोग चले गए, हम वहाँ रुक गए। सुबह 5 बजे हमारे पास एक फ़ोन मैसेज आया, कि ऐसे साहब का देहांत हो गया। तो हम सभी लोग फिर वहाँ से सुबह अपनी गाड़ी लेकर के और दिल्ली आ गए। तो क्योंकि हमने देख लिया था कि अंतिम संस्कार बहुत भिक्षु ही करेंगे, तो 2-3 भिक्षु वहाँ थे, 9 हम थे। अच्छा।
तो उनके पार्थिव शरीर को गाड़ी से उतारना, अच्छा वो सब करने का हमें मौका मिला। अच्छा, आप उस समय वहाँ पर थे? हाँ, मैं और मेरे साथ 8 लोग और थे। तो अंतिम संस्कार तक हम सारा काम करने का हमें अवसर मिला। तो पहली बार वह एहसास हुआ कि अगर हमारे पास चीवर नहीं होता तो हमें वो मौका नहीं मिलता। अच्छा, तो चीवर के कारण ही वहाँ पहुँच पाए थे। जब साहब बत्रा में एडमिट थे, हमने कई प्रयास किए, मिलने के लिए नहीं मिल सके। ओ, हालांकि साहब के जन्मदिन के अवसर पर ताल कटोरा स्टेडियम में हम देख चुके साहब नज़दीक से, लेकिन फिर भी जो अक्टूबर का ये दिन था, 9 अक्टूबर को, तो इसीलिए हमें अवसर मिला कि हम चीवर में थे। तो अंतिम संस्कार की सारी भूमिकाओं में हम लोग थे। बहुत भावुक पल रहा होगा वो। हाँ, पल तो भावुक ही होता है। किसी मसीहा का दुनिया से चले जाना कोई वो बात सामान्य बात नहीं होती, लेकिन एक संदेश भी था। और मैं बता रहा हूँ कि साहब के इस काम के बाद, जैसे मैं हरियाणा में ही काम ज़्यादा करता था उस समय पर, हरियाणा में लोग बौद्ध नहीं बने थे, लेकिन अंतिम संस्कार बौद्ध रीति से होने लग गया। अच्छा, आज भी बड़े पैमाने पर अंतिम संस्कार बौद्ध रीति से ही होता है। तो ये साहब का जो अनुसरण लोगों ने किया, इससे काम बहुत आगे बढ़ा है। भाव करें। जी ठीक है, धन्यवाद। ओके, मंगल। यहाँ पर भंते जी जो हैं आए हुए हैं और काफ़ी ख़ास जानकारी मिली। मतलब आप सोचिए कि अभी तक मैं ये सोचता था कि साहब काशीराम जी का जो अंतिम संस्कार हुआ था वो कुछ भिक्षुओं ने किया था, लेकिन ये नहीं पता था कि किसने किया था और क्या पल थे उस समय। जी जी जी, मैं ही साइकिल चलाया। आपने साइकिल चलाई थी? जी जी जी। तो क्या मतलब आप वहाँ से काशीराम जी के साथ निकले थे? नहीं नहीं नहीं, वो कांसीराम जी बंगाल के परेड ग्राउंड में रैली कर रहे थे, वो 92 में। 92 में। तो देश के 5 कोनाओं से साइकिल रैली चली। अच्छा अच्छा। वो साइकिल के मार्फत से परेड ग्राउंड को भरना था। कांसीराम जी ने नारा दिया था, 2 चक्के 2 पाँव की कमाल दिखाओ। अच्छा, 2 चक्के 2 पाँव की कमाल दिखाओ। कमाल दिखाओ। और कलकत्ता के परेड ग्राउंड को भरना है, तो मुझे कोहिमा के टीम का इंचार्ज बनाया गया था। कोहिमा टीम का? कोहिमा से जो साइकिल रैली चलती, कोहिमा से जो साइकिल रैली चलती, उसका नेतृत्व मैं कर रहा था। अच्छा। लेकिन कोई चलने को तैयार नहीं हुआ, सिर्फ 4 लोग और मेरे साथ तैयार हुए। तो मैं 4 लोगों को लेके गया ट्रेन से, और वहाँ 500 रुपये में साइकिल खरीदा, हीरो का साइकिल 92 में। हाँ, 500 रुपये का। 500 का, 500 या 500 कुछ लगा था। तो और वो साइकिल से हमने चलना शुरू किया। हमने ना चलते हुए गांव-गांव में रात में रुक करके खाना मांगता था, लोगों से रिक्वेस्ट करता था। तो जो गांव में मैं रुकता था, उससे 1-2 साइकिल वाले युवक निकल जाते थे। अच्छा। और कलकत्ता पहुंचते पहुंचते वो साइकिल जत्था में 3000 साइकिल हो गए। कलकत्ता जाते जाते 3000 साइकिल हो गए। जीटी रोड जाम हो गई। वो साइकिल चल, जहाँ से निकले थे आप, वो वहाँ पर 5 साइकिल था। और कलकत्ता पहुँचते 3000 हो गए। 3000 साइकिल इकट्ठी कर ली। तो ऐसा क्या किया आपने कि इतने लोग जुड़ गए? मैं गांव में जाता था, रात में रुकता था, घर घर में जितने लोग बढ़ते थे, सब हम लोग एक-एक घर में खाना मांगते थे। अच्छा। और उस गांव के लोगों को बैठा के रिक्वेस्ट करते थे कि बहुत पावन काम है, इसमें एक गांव से 2 साइकिल 3 साइकिल होनी चाहिए, कलकत्ता चलना चाहिए। तो हम लोग चूँकि कोहिमा से आ रहे हैं, तो उसमें से 2-3 नौजुवक तैयार हो जाते थे, और इस तरीक़ा से 3000 साइकिल हो गए। पूरे ग्राउंड साइकिल और आदमी से परेड ग्राउंड भर दिया गया था। और उस ग्राउंड में काशीराम जी आए थे? जी, कांसीराम जी आए थे। वो देखकर क्या बोले, वो भीड़ को देख? नहीं, वो भीड़ तो बहुत उत्साहित थे। उनकी तो नारा ही था, चूँकि वो बीएसपी को शुरुआत ही साइकिल से किए थे। अपने उन्होंने 48,000 किलोमीटर साइकिल चलाया। मान्यवर कांसीराम 48,000 किलोमीटर साइकिल चलाया। और छत्तीसगढ़ के कोई हैं, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में हैं, सारंगा। हाँ, तो वो जो है वहाँ एमपी के चुनाव में मान्यवर कांसीराम गए थे, तो वो सिंबल लेके चलते थे। कोई लड़ने को तैयार नहीं हुआ, तो वहाँ अपने नॉमिनेशन कराए और रुमाल फैला करके कहा, चंदा दो, मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। तो उस समय 1500 रुपये उनको चंदा हुआ। 500 में वो साइकिल खरीदे, 500 का नॉमिनेशन हुआ,
और 500 में पतखे और पर्चा वो छपवा करके चलना शुरू किए। अच्छा, ये इस तरह से शुरुआत हुई इस थी? तरह बीएसपी की शुरुआत हुई। अच्छा, अनोखी बात बताई आपने। जी, यही नहीं, और अनोखी बात क्या है कि आज तक देश का कोई राष्ट्रपति ये नहीं कहा होगा कि राष्ट्रपति तो कोई दलित समाज का कभी भी बन सकता है, लेकिन मान्यवर कांसीराम जो है पैदा नहीं होगा। बिल्कुल। ये के.आर. नारायण साहब जब मिलने गए थे, मैं उस समय भी कांसीराम साहब के साथ था, और गेट तक छोड़ने आए, बाहर जो निकलता है राष्ट्रपति भवन से, मान्यवर कांसीराम जी कहे कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, मान्यवर आप प्रोटोकॉल को पालन करें। तब ये सब मान्यवर के.आर. नारायण साहब ने कहा था। तो ये कांसीराम की सोच थी, ये कांसीराम का मिशन था। इसीलिए हम लोगों ने नारा लगाता था उस समय कि कांसीराम तेरी नेक कमाई तूने सोई कौम जगाई। क्या हम लोग यही नारा लगाता था, कांसीराम तेरी नेक कमाई तूने सोई कौम जगाई। जो कौम सोया हुआ था उसको आपने जगा दिया। तो ये सारे लोग जो है आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं जी, तो आप अगर वहाँ बैठ जाएं, उनकी क्या सोच थी वो हम आपसे ही तो जान पाएंगे। कैसे जान पाएंगे हम उनकी क्या सोच थी? तो भाई साहब, हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है बात करने के लिए।